देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये खास कार्यक्रम जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शी को। जी हां, स्ट्रॉन्ग, ह्यूमेन और एम्पावर्ड उन महिलाओं की कहानी इस मंच से आप लगातार सुन रहे हैं जो अपने काम से इस समाज को भी प्रेरणा दे रहे हैं। नारी समाज का निर्माण करती है तो नारी उसी समाज की सुरक्षा भी करती है। आपसे मुलाकात करवाने का वक्त हो गया है उन महिलाओं से जो खाकी वर्दी को गौरवान्वित करती हैं, जो समाज की सुरक्षा करती हैं, जो इस समाज के लिए संग्राम लड़ती हैं। जी हां, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं दो बेहद ही खास मेहमान। छाया शर्मा, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। नुपुर प्रसाद हमारे साथ हैं, ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस, आपका भी बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। थैंक यू प्राची। तो जैसा नाम से ही कार्यक्रम जाहिर है कि हम क्या बात आपसे करना चाह रहे हैं। शी, आपके लिहाज से छाया जी, कैसे एम्पावर्ड होती है एक महिला, या कैसे प्रेरणा मिलती है उसे कि वो ऐसा काम करे जो शायद समाज ये कहता हो कि तुम ये नहीं कर पाओगी? मेरे हिसाब से रियल एम्पावरमेंट वो होती है जब सारे डिसीजंस अपने एक फीमेल ले सके, वेदर वो इकोनॉमिक हो या वो एक कौन सी पिक्चर देखनी है या कौन सा सूट पहनना है, एवरीथिंग शी कैन डिसाइड, एंड दैट इज़ रियल एम्पावरमेंट। एंड आई थिंक द डे जब रियल एम्पावरमेंट आएगा तो उस दिन होगा ये कि जब आप किसी लेडी को कोई पोस्ट देते हैं जो बहुत सीनियर लेवल पे पोस्ट है, तो आप उसको ये नहीं सोचेंगे कि ये एक पपेट है या ये अपने डिसीजन नहीं ले सकती। वो सारे डिसीजंस की उसको फ्रीडम होनी चाहिए। पुरुष प्रधान देश में हम नुपुर जी रहते हैं, यहाँ महिलाओं को ये बताया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आप ये कीजिए, आप ये मत कीजिए। ऐसे में प्रशासनिक सेवाओं में आना, बड़ी पोस्ट पर पहुंचना, बागडोर संभालना, कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है और कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत होती है? कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी चाहे किसी भी जेंडर को मिले, वो उतनी ही चुनौती भरा होता है जितना कि मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो। काम का कोई जेंडर नहीं होता, वर्क हैज़ नो जेंडर। हमें नज़रिया बदलना होता है हर के लिए। काम बदलने की ज़रूरत नहीं होती कि ये औरतों का काम है, ये एक मर्द नहीं करेगा, ये पुरुषों का काम है, ये महिला नहीं करेगी। हर काम का एक सही समय होता है और हमें बस ये तय करना है, हमें हमारे समाज को इस ओर ले जाना है जहाँ हर पुरुष और महिला, खासकर महिला, क्योंकि वो बहुत दिनों तक अपने चॉइसेस को नहीं चुन पाई हैं। अपने बारे में क्या चुनना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, जैसा मैम ने कहा, एक घर से शुरुआत होती है और उसके बाद ही वो चीज़ कॉलेज में क्या पढ़ना है और उसके बाद क्या नौकरी करना है और वहाँ पर भी किस पद पर बैठना है। ये धीरे धीरे शुरुआत होती है जिसकी शुरुआत घर से शुरू होती है और इसमें सभी की, समाज के साथ साथ हमारे राष्ट्र की भी सहभागिता चाहिए एक विमेन को, एक नारी को स्वावलंबी बनाने के लिए। तो हम सबकी भागीदारी होती है और जिसमें एक अच्छे इन्वायरमेंट में एक विमेन ये चूज़ कर सकती है कि उसको क्या करना है और कैसे। तो क्या आपने बचपन से ये चूज कर लिया था कि आपको यही करना है, आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है और एक बड़ा अधिकारी बनना है? ये बिल्कुल तय था। आई थिंक जब से मैंने सोचा है कि मुझे क्या बनना है, मैंने यही चाहा है कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं। और मैं बिहार से हूँ। बिहार में आशीर्वाद ही देते हैं कि आप कलेक्टर बने। अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनते हैं तो आप यही बनते तो वहाँ हैं। जेंडर का भेदभाव नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। इनफैक्ट मुझे यही आशीर्वाद बचपन से मिला है और मेरा जेंडर तो ऐसे चेंज हुआ नहीं, मैं बचपन से यही हूँ। और हमने अपने सारे कजिन्स को भी देखा, तो हमारी नानी और दादियाँ, हालांकि मैं कहूँगी वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जितनी डिग्रियाँ हम लोग ले पाए और हमारी माँ ले पाई, लेकिन हमेशा से ये इच्छा रखना कि हमारा एक बच्चा है जो कि पढ़ने में अच्छा है और आगे बनकर वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, या ये कामना भी करना, ये अपने आप में एक तरह का एम्पावर्ड सोच है जो सभी के पास था। अब देखिए, छाया मैम से जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत होगी कि छाया मैम ने वो केस इस देश के सामने सॉल्व किया है अपनी सूझबूझ के साथ, जिस केस ने इस पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और वो केस है निर्भया कांड, जिसने हर किसी के जहन में सवाल पैदा कर दिए थे कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और क्या हम बेटियों को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं। छाया जी,
उस केस के बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी कि क्या विल पावर आपकी रही कि आपने उस केस को सॉल्व किया, लेकिन जब इतने साल बीत गए इस केस को सॉल्व करने के बाद और जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, कानून भी बन गया महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, क्या हम कुछ बदल पाए हैं महिलाओं के लिए? तो क्लीशेड जवाब आपको लगेगा, लेकिन सच में मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आया है। हम सब एटलीस्ट मैं तो कह ही सकती हूँ कि मैं दिल्ली में पढ़ी बली और मेरी बेटी भी अब दिल्ली में ही पढ़ी बली, तो डेफिनेटली इट्स नॉट दैट कि हर जने को वो फेस करना पड़ता है। तो यहाँ बहुत सारी एक इसको कहना कि जी एक इस तरह का रेप कैपिटल हो जाए या उसको दिल्ली को ये बोलना, तो वो उससे बेहतर तो ये होगा कि हम ये देखें कि कितना बदलाव आया है। जैसे जब निर्भया हुआ का केस हुआ था तो आपको याद होगा तो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आए थे, और वो जो क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 में आए थे, फिर पॉश एक्ट आया, फिर उसके बाद साथ साथ में पॉक्सो आ गया था। तो इन सारे एक्ट्स को मिलाकर अगर हम देखें समावेश में, तो एक्चुअल में जो विमेन के अगेंस्ट छोटे छोटे नुआंसेस वाले इरिटेटिंग चीज़ें होती थी, जैसे कोई पीछे पड़ा हुआ है या कोई घूर रहा है और उसका ईव टीजिंग कर लीजिए, नहीं ईव टीजिंग का तो फिर भी मॉलेस्टेशन में सेक्शन था, लेकिन जैसे घूरना, स्टॉकिंग करना, अब ये डिफाइंड नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि ये सब डिफाइन हो गए। निर्भया के बाद जो गुस्सा निकला उससे ये भी हुआ कि लोगों ने आके कहा, पहले भाई आपके जो मेल रिलेटिव्स होते थे वो कहते थे अरे छोड़ो, बस कह दिया ना एसएचओ साहब को बता दिया कंप्लेंट, लड़का बता दिया, आगे कंप्लेंट मत दो। अब जब हमारे पास कंप्लेंट ही नहीं होती थी तो क्या कर सकते हैं, बुला के आप थोड़ा बहुत हड़का लो। फिर वो लड़का सोचता था अरे मैं तो फ्री हो गया, वो फिर करता था। तो एक तरह का मतलब डेटरेंस नहीं था। लेकिन क्या हुआ जब बदलाव आया लॉ में तो बड़ा क्लैरिटी हुआ। इनफैक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है उसमें भी बदलाव आया, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऑफिस में भी लेडीज़ को फेस करनी पड़ती थी। तो बहुत लोगों को शायद नहीं पता कि जो सारे न्यू क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत छोटे छोटे जो न्यूसेंस वाले चीज़ें थी, हैरेसमेंट वाली चीज़ें थी, वो भी एक लॉ बन गया और उसमें भी एक पनिशमेंट डिफाइन हो गई। तो जब वो हो गया तो क्या हुआ कि नाउ यू कैन कम एंड रिपोर्ट। अब लड़कियों के ऊपर है कि वो किसको रिपोर्ट करती हैं नहीं करती हैं। निर्भया केस की बात करते हैं और फिल्म एक आपके ही कैरेक्टर पर आई और उस फिल्म में भी हमने देखा, सामने होते हुए देखा, तब सिर्फ सुना था या एक एक अपडेट हमने सिर्फ लिया था कि निर्भया के केस में कौन क्या सॉल्व कर रहा है। मीडिया की पूरी नजर थी आपके ऊपर, एक बेचैनी जो आपके अंदर थी इस केस को सॉल्व करने की। कई रात आप घर नहीं जा रही थी, घर में आपकी भी बच्ची थी और इतना बड़ा केस आपके सामने आया था। क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में कि आपको ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है ताकि एक नजीर तो कम से कम पेश हो, एक डर तो कम से कम दरिंदों में पैदा हो? तो हाँ वो भी था, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि एक ब्लाइंड केस था। ज़्यादातर रेप केस में लड़की को पता होता है किसने उसके साथ गलत काम किया, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो जो लड़के थे वो सब अननोन थे। तो एक मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि ब्लाइंड केस को सॉल्व करना है ऐसे कि ये सही तरह से सॉल्व हो। ज़्यादातर पुलिस पे एलिगेशन आता था कि गलत लोगों को पकड़ के खड़ा कर दिया कि इन्होंने किया है। तो क्या आप उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जब वो कटघरे में खड़े होंगे तब तक आप उन्हें प्रूव कर पाएंगे कि यही व्यक्ति थे? तो वो चैलेंज था। दूसरा जो मतलब डर ये था मन में कि जब आप विक्टिम से रूबरू होते हो और विक्टिम आप पे विश्वास जताती है कि मैडम आप मेरा केस सॉल्व करना, या उसकी माँ आपके गले चिपट के रोती है, तो क्या आप उसको वो विश्वास जो आप उस वक्त उनको कॉन्फिडेंस देते हो कि हाँ मैं आपके साथ आपको जस्टिस दिलवाऊंगी, या हाँ मैं ये सही व्यक्ति पकड़ के उनको फांसी तक लेके जाऊंगी, आप वो डिलीवर कर सकोगे कि नहीं? तो पहले तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉमिस टू मेक। और फिर उसके बाद बहुत सारे स्लिप्स होते हैं। मूवी में आप देखते होगे कि चोर पकड़ा, पिक्चर खत्म हो गई। हमारी पिक्चर वहां से शुरू होती है, पुलिस वालों की जो पिक्चर है वहां से शुरू होती है। बहुत सारा पेपर वर्क होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, कोर्ट में लाना ले जाना, इतनी सारी टीआईपी परेड्स, फिर बहुत सारे दलीलें, वो भी अपने डिफेंस विटनेसेस लेके आते हैं, वो भी अपने लॉयर लेके आते हैं। तो कहीं पे भी ये जो लंबा रास्ता होता है, ये कहीं पे भी हमारी जो मेहनत है ये टूट सकती है। हाँ। तो वो चैलेंज को कवर करने के लिए मेटिकुलसली एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। नुपुर जी, हम तो अक्सर यही कहते हैं ना, महिलाएं रात को बाहर ना निकलें,
लड़कियां ये वाला काम ना करें, या लड़कियों को सिर्फ यही वाला काम करना चाहिए, टीचर बन जाना चाहिए, या जो सेफ जॉब होती है वही कर लेना चाहिए? आप जब घर से बाहर अपनी ड्यूटी पर निकलती हैं, बड़े बड़े अपराधियों को जब आप पकड़ती हैं, तो क्या कोई डर एक कोने में छिपा होता है या कोई टोकता है? डर तो शायद मेरे जेनेटिक्स में नहीं है, कुछ परवरिश ने सिखा दिया कि डरना नहीं है। बाकी जो डर निकालना था वो ट्रेनिंग और वर्दी ने सिखा दिया कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक प्रकरण साझा करना चाहूँगी। जब सबसे पहले मुझे अरुणाचल में एसपी का पद मिला, एसपी वेस्ट कामेंग में बनी। उसके पीछे जब ये मुझे क्यों दिया गया, पहले वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सीरियस प्रॉब्लम आ गई और लोकल डिफरेंट ट्राइब्स में आपस में बहुत ही भीषण वायलेंट क्लैश हो गया और आगजनी हो गई पूरे के पूरे ज़िले में। एसपी को वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वो वहीं के लोकल थे, तो उनको वहाँ से हटाना ही सेफ था डिपार्टमेंट के लिए। ऐसे में मुझसे पूछा गया, मेरे से सीनियर ने कहा कि तुम वहाँ एसपी बन के जाओगी, हमें पता है तुम ठीक कर दोगे, बट वहाँ बहुत झमेला हो रहा है, तुम जाओगे क्या? आई टोल्ड हिम, अगर आपको लगता है मैं ठीक कर दूंगी तब मैं ज़रूर जाऊंगी। तो उन्होंने दूसरा सवाल ये किया, वहाँ जाके रोगी तो नहीं ना कि तुम्हें कहाँ पटक दिया? मैंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपसे रोऊंगी कभी नहीं कि कहाँ पटक दिया, लेकिन अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी रीइंफोर्समेंट की, आपको तुरंत बताऊंगी और आपको भेजनी पड़ेगी। ये कह कर के मैं चली आई और लंबा सफ़र था ईटानगर से बोमदिला का। भालुकपोंग में हमें बताया गया, एमएलए साहब ऊपर से, क्योंकि पहाड़ी होती है ऊपर नीचे कहा जाता है, ऊपर से नीचे आए हैं तो वो आपको जाने से पहले शेयर करना चाहते हैं ऊपर के हालात। हमने कहा बिल्कुल। हम वहाँ रुक गए गेस्ट हाउस में। जब मैं गाड़ी से उतरती हूँ तो एमएलए साहब ने कहा, आप एसपी हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं ही एसपी हूँ। हमें तो मालूम चला कोई नुपुर प्रसाद आ रहे हैं। तो हमने कहा जी मैं ही नुपुर प्रसाद हूँ। अरे मैडम आप तो फीमेल है। तो मैंने कहा नुपुर तो नाम फीमेल का ही होता है और मैं हूँ, तो बताइए एमएलए साहब क्या दिक्कत है? तो बोले अरे मैडम मुंह पर तो बहुत झमेला है और बहुत आगजनी है। हमने कहा कोई नहीं, हम जाते हैं और आपको निराश नहीं होने देंगे। और हम जब भी ऊपर गए, बाकी फिर ठीक हो गया, सिचुएशन वाज नॉर्मलाइज्ड इन 2 to 3 days। एंड आई मस्ट शेयर दिस, वो एमएलए साहब से हमारी ऐसी दोस्ती हो गई कि हमें पता था कि अगर हमें कुछ बोमदिला में ज़रूरत है और अगर हमें सरकार के पास नहीं जाना है, हमें उन एमएलए के पास जाना है, एंड इट विल कम टू वेस्ट कामेंग पुलिस, ये हमें पता था। तो ये जो डर का आप बात कर रही हैं, डर की बात कर रही हैं, इट इज़ ऑल इन द माइंड। ये मौका आपको भी मिला, आपके तो खैर बड़े बड़े केसेस हैं ही, लेकिन शुरुआत में क्या ऐसा था कि लोग यकीन नहीं कर पाते थे कि ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आई थिंक वो जर्नी सिमिलर है सारी हम पुलिस वालियों की। शुरू में क्योंकि इट्स अ मेल डोमिनेटेड फोर्स, तो इनिशियली थोड़ा सा सब आपकी तरफ देखते हैं एक क्वेश्चन मार्क की तरह, क्या ये कर पाएगी, क्या ये इन्होंने ठीक डिसीजन, मेरे जिन्हों भी बॉस ने आपको पोस्ट किया ठीक डिसीजन लिया कि नहीं लिया। तो जैसे नुपुर ने बताया, मेरे साथ भी एक ऐसे किस्सा था। तो मुझे पोस्ट कर दिया गया आउटर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर दिल्ली में 2010 में एज डीसीपी। तो इससे पहले वो, आज उसके 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी तो वो रेंज के जितना है वो बड़ा, लेकिन उस टाइम वो पूरा एक ज़िला था। तो मुझे पोस्ट किया गया। तो सबसे पहले जब मैं पहुंची तो जो एडिशनल डीसीपी थे वो मुझे जानते थे, मिस्टर बीके सिंह। उन्होंने मुझे बोला कि आपको किसने कहा था अर्जुन का गांडीव उठाने के लिए? तो मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आप? बोले नहीं, आपने कौन सा ये धनुष उठा लिया, किसी ने बोला था आपको? कोई इंटरेस्टेड नहीं था इस ज़िले में आने के लिए, आप भी मना कर देती। तो मैंने कहा चलो मैं मना तो नहीं कर सकती, मुझे जो ज़िला मिलेगा मैं करूँगी। फिर उन्होंने मुझे बैठ के ब्रीफिंग दिया। तो जो डीसीपी साहब छोड़ रहे थे वो ज़िला, कटियार साहब, उन्होंने मुझे कहा तुम्हें पता है कितना गंदा डिस्ट्रिक्ट है, तुम्हें पता है यहाँ पे 30-30 स्नैचिंग होती हैं, और तुम उस ज़िले से आई हो, मैं साउथ में एडिशनल डीसीपी थी, वहाँ पे सिर्फ 3 स्नैचिंग होती हैं, रोज़ गोली चलती है, कैसे करोगी? जाओ सीपी के सामने और बोलो कि सर आई कांट डू दिस। और मैंने कहा अच्छा। तो मैं घर गई, मैंने घर वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करी। मैंने कहा ऐसे ऐसे, वो तो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम तो बहुत टॉपर हो और बेस्ट ट्रेनी रही हो, ये हो, क्या नॉनसेंस है?
तो बोले कि देखो ऐसा है, मेरी नाक मत कटवाना। मुझे आई मैरिड द बेस्ट IPS ऑफिसर, और मैं चाहता हूँ कि तुम सबको छपके छक्के छुड़ाओ, बस उतना उनका कहना था। एंड देन आई सेड ओके यू सपोर्ट मी, ही सेड 100%। तो बहुत दूर था, मतलब 1.5 घंटा था मेरे घर से वो आना जाना, तो बहुत मेहनत लगी। शुरू में वो ज़िला बिल्कुल हाथ के बाहर था, लेकिन जब तक मेरा ज़िला ख़त्म हुआ, मतलब 13 महीने ख़त्म हुए, मुझे मज़ा आने लगा। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि बिल्कुल यू बिहेव लाइक, जैसे यूपी में जो DCP होता है, बिल्कुल कप्तान साहब होते हैं, वैसे फीलिंग आने लगी। तो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि बहुत क्राइम प्रोन था और मैंने सब कंट्रोल कर लिया था। तो आई मस्ट टेल एंड आई एग्री विद व्हाट शी इज सेइंग। और जो पहला किस्सा वहाँ पे हुआ, उसमें एक जगह एक छोटा सा और बताना चाहूँगी कि एक रोड है, कंझावला रोड, जिसपे गाय वाय काट के डाल दी गई थी, और संडे का दिन था, और वहाँ पे कई लोग आके खड़े हो गए थे और उन्होंने हाय तौबा मचा रखी थी, वो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था। तो ये मेरा आई थिंक एक पहला महीना ही था उस ज़िले में। और तो मुझे मेरे जॉइंट CP साहब जो कर्नल सिंह सर थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि छाया ऐसे से हो गया है, तो क्या प्लान है तुम्हारा। तो मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, आप चिंता मत करिए, आई हैंडल इट। पहुँच गई, जैसे ही पहुँचती हूँ, यही BK सिंह साहब, वो जैसे आपको सोचते हैं कि यार ये तो कर नहीं पाएगी, तो उन्होंने मुझे कहा मैडम आप इधर मत आइए, आप विजय विहार थाने में बैठ जाइए। मैंने कहा क्यों। उसने कहा वो एक हमारा ऑपरेटर है, वो वहाँ बैठा रहेगा, वो आपको आंखों देखा हाल बता देगा। मैंने कहा कैसे बता देगा। बोला वो सेट पे सुनेगा और फिर आपको बता देगा। तो मैंने कहा मैं धृतराष्ट्र हूँ और ये संजय है। मैंने कहा मैं DCP हूँ भाई, मुझे सड़क पे जाने तो मुझे पता चलेगा क्या हो रहा है, एंड आई विल बी एबल टू टेक डिसीजंस। कहता नहीं आप यहीं बैठ के डिसीजन लेना। तो मेरे जो दोनों एडिशनल DCP थे, रजनीश और BK, दोनों ने मुझे बहुत डिसवेड किया कि आप मत आइए, लेकिन फिर भी मैं गई, और 1 घंटे के अंदर हमने 70 टीयर गैस शेल करे, थोड़ी बहुत पिटाई करी, एकदम रोड साफ हो गई। उसके बाद वो ऐसा डर बैठा कि बस वो मेरे लिए एक्चुअली फ़ायदेमंद हो गया, क्योंकि मैं जब गाड़ी से बाहर निकलती थी, बस दरवाज़ा खुला और रोड खाली हो जाती थी। लेकिन अब ये पीटेगी, तो जबकि मेरी इंटेंशन नहीं होती थी पीटने की, बट वो भय ऐसा बैठ गया था कि उतरते ही मारेगी। सपोर्ट की अभी बात की, एक छोटा सा इंसिडेंस आपने शेयर किया कि हस्बैंड ने कैसे आपका हौसला बढ़ाया। तो नुपुर जी, आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है, किसने आपको सपोर्ट किया या बैक अपनी दी कि आप धड़ल्ले से अपना काम कर रही हैं और एक सशक्त महिला के तौर पर आज सबके मैं बीच में? बहुत लोगों की हेल्प लेते रहती हूँ, और प्लीज फील फ्री टू टेक हेल्प फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम योर हस्बैंड, फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, एवरीबडी, एंड यू नीड ऑल ऑफ देम। जब भी हस्बैंड हमेशा ही रहते हैं, इज इन द सेम सर्विस, so he understands the limitations and requirement both of our service. So that is I think the better coordination between us is because we are in the same service and we know people around who behaves like what. फैमिली का मैं बताऊंगी कि बहुत ही ज़्यादा आई थिंक वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, और उन्होंने जो आगे बढ़ कर के ऐसा सपोर्ट किया है हमें कि हम कभी ये नहीं सोच पाए कि अभी रात है अभी निकल पाए, अभी दिन है अभी नहीं जा सकते। ये आपने बड़ी बात नुपुर जी कही है कि अगर सपोर्ट सिस्टम पीछे मजबूत हो तो महिलाएं क्या नहीं करती, फिर सड़कें खाली हो जाए करती हैं जैसे जीप के दरवाजे खुलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और अपनी इंस्पायर करने वाली स्टोरी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।